राजेंद्र सिंह का बेटा बाबू काफी बीमार चल रहा था। दिन ब दिन राजेंद्र की माली हालत खराब होती जा रही थी। बाबू की बिगड़ती हालत को देखते हुए गांव के एक व्यक्ति ने राजेंद्र को सलाह दी कि वह उसे रायपुर गांव के तांत्रिक हरिराम के पास ले जाए। उसी व्यक्ति ने बताया कि तांत्रिक हरिराम के पास ऐसी सिद्धि है कि वह बाबू को कुछ ही दिन में ठीक कर देगा। अपने बेटे की यह हालत देखकर राजेंद्र ने यह बात अपनी बीवी आरती को बताई। अगले ही दिन राजेंद्र अपनी पत्नी आरती और बेटे बाबू को साथ लेकर गांव रायपुर के तांत्रिक हरिराम के पास जा पहुंचा। हरिराम घर पर ही मिल गया। घर आए ग्राहकों को देखकर वह खुश हुआ। आगंतुकों को जलपान कराने के बाद हरिराम ने राजेंद्र से आने का कारण पूछा। वैसे हरिराम बाबू का चेहरा देखते ही समझ गया था कि उनके बेटे को कोई परेशानी है। राजेंद्र कुछ बताता इससे पहले ही आरती ने बोलना शुरू कर दिया। बाबा, हमारा बेटा बाबू काफी दिनों से परेशान है। इसके चक्कर में हम भी परेशान रहते हैं। ये न तो ठीक से कुछ खाता पीता है और न ही रात में ठीक से सो पाता है। ये अजीब अजीब सी हरकतें करता है। आप देखकर बताओ इसे क्या परेशानी है। आरती की बात खत्म होते ही हरिराम ने बाबू को अपने सामने बिठाकर उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसके हाथ की नब्ज टटोलने लगा। इस दौरान उसकी आंखें बाबू के चेहरे पर गड़ी रही। कुछ देर देखने के बाद वह अपने निर्णय पर पहुंच गया। हरिराम ने परेशानी भरी आवाज में कहा, इसमें तुम्हारे बच्चे का कोई दोष नहीं है। दोष उसका है जो इसके शरीर में समाया हुआ है। साफ कहूं तो तुम्हारे बेटे पर बहुत खतरनाक प्रेतात्मा का साया है, जिसे भगाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लेना होगा। अगर ऐसा न किया गया तो यह साया बच्चे को जीने नहीं देगा। ढील देने से लड़के की जान भी जा सकती है। तांत्रिक हरिराम की बात सुनकर आरती का चेहरा उतर गया। ऐसे मामलों में महिलाएं कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाती हैं। अपने बेटे के बारे में सुनकर आरती हरिराम की सारी बातें मानने को तैयार हो गई। आरती देखने भालने में ठीक ठाक थी। हरिराम ने उसके मन की सारी कमजोरी पढ़ ली थी। वह समझ गया था कि उसे शीशे में उतारना मुश्किल नहीं है। भले ही उसे बाबू का इलाज करना था, लेकिन आरती को देखकर वह खुद दिल का मरीज बन गया था। हरिराम काफी दिनों से तंत्र मंत्र की दुकान चला रहा था। उसे इस सब का इतना तजुर्बा था कि वह रोगी को देखकर षड्यंत्र रच डालता था। आरती को देखते देखते वह उसके बेटे की परेशानी भूल गया और माँ के साथ भोग विलास की योजना बना डाली। हरिराम ज्यादातर अपने घर पर ही छोटी मोटी झाड़ फूंक किया करता था, लेकिन जब किसी औरत को देखकर उसका मन मैला हो जाता था तो वह दूसरा रास्ता खोजता था। ऐसे मामले में वह सब कुछ मरीज के घर पर ही करना ठीक समझता था। वह समझता था कि मरीज का घर ज्यादा सुरक्षित जगह है। आरती को देखने के बाद उसने उसके बेटे का इलाज उसी के घर पर करने की बात कही। हरिराम ने आरती को समझाते हुए कहा कि बाबू के ऊपर खतरनाक भूत का साया है जो तुम्हारे घर में ही मौजूद है। उसे भगाने के लिए मुझे तुम्हारे घर पर आकर तंत्र विद्या करनी होगी। आरती और राजेंद्र को यह सुविधाजनक लगा, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। विचार विमर्श के बाद अनुष्ठान करने के लिए सोमवार का दिन तय किया गया। हरिराम ने उन्हें यह भी बता दिया कि इस अनुष्ठान के लिए उन्हें 5,000 रुपए देने होंगे। साथ ही यह भी कि तंत्र मंत्र का अनुष्ठान देर रात में होगा। अनुष्ठान के लिए जिस जिस सामान की जरूरत थी हरिराम ने उसकी एक लिस्ट बनाकर दे दी। घर लौटकर राजेंद्र और आरती ने हरिराम द्वारा दी गई लिस्ट के हिसाब से सामान खरीद कर रख दिया। योजनानुसार हरिराम तांत्रिक देर रात आरती के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर हरिराम ने घर वालों को एक साथ बिठाकर समझा दिया, जिससे अनुष्ठान में किसी तरह का विघ्न न आए। हरिराम ने उन लोगों को बताया कि तंत्र मंत्र का कार्यक्रम देर रात तक चलेगा। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति का घर के आसपास या पूजा स्थल पर आना वर्जित रहेगा। अगर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। घर के सदस्यों को जरूरी बातें बताकर हरिराम ने अनुष्ठान में काम आने वाला सामान, जिसमें कुछ हड्डियां, लोबान, धूप, गरुड़ का पंजा, नींबू, चाकू और हवन सामग्री वगैरह निकालकर फर्श पर रख दिया। पूरी तैयारी करके हरिराम ने लोहे के एक तसले को हवन कुंड बनाकर मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उसने आरती और उसके पति राजेंद्र व उनके बेटे बाबू को अपने पास बिठा लिया। अनुष्ठान में हरिराम तांत्रिक ने मिट्टी की हांडी रखते हुए उसकी पूजा की। फिर हांडी बाप बेटे को थमाते हुए कहा, आप दोनों इस हांडी को लेकर शमशान जाओ और वहां से इसमें किसी ठंडी पड़ी चिता की राख भरकर ले आओ। लेकिन ध्यान रखना कि वापसी में इस बर्तन को कोई व्यक्ति देख न पाए। एक बात ध्यान रखना कि मुझे अनुष्ठान करने में 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। अनुष्ठान खत्म होने से पहले हांडी को लेकर घर में मत घुसना। ऐसा किया तो मेरा अनुष्ठान तो व्यर्थ होगा ही, प्रेतात्मा तुम्हारे घर का अनिष्ट भी कर सकती है। तांत्रिक की बात सुनकर डर के मारे राजेंद्र के पैर कांपने लगे। पहले तो उसे लगा कि वह इस काम को नहीं कर पाएगा, लेकिन सवाल बेटे की जिंदगी का था। राजेंद्र ने हांडी को एक थैले में छिपाया और अपने बेटे को साथ लेकर सबकी नजरों से बचाते बचाते शमशान की ओर बढ़ गया। शमशान में पहुंचकर डरते डरते राजेंद्र ने जैसे तैसे शमशान में ठंडी पड़ी एक चिता की राख हांडी में भर ली और बिना देर लगाए शमशान की हद से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने हांडी को पूरी तरह से पैक करके थैले में रख लिया। फिर मोबाइल निकालकर टाइम देखा। पता चला कि अभी उसे घर से निकले मात्र 1.25 घंटा हुआ था, जबकि तांत्रिक ने उसे 2 घंटे बाद आने को कहा था।
वक्त के हिसाब से अभी उन्हें करीब 1.25 घंटा घर से बाहर रहना था। राजेंद्र ने जैसे तैसे मुश्किल से आधा घंटा बाहर गुजारा और फिर आरती के मोबाइल पर फोन मिला दिया, लेकिन कई बार घंटी जाने के बाद भी मोबाइल नहीं उठाया गया तो राजेंद्र परेशान हो उठा। उसने फिर से आरती का नंबर मिलाया तो बार बार कॉल आने से हरिराम समझ गया कि कॉल राजेंद्र की ही होगी। उसने कॉल रिसीव करके फोन कान से लगाया। राजेंद्र समझ गया कि लाइन पर हरिराम है। उसने हरिराम से पूछा, बाबा आपकी पूजा में कितना वक्त लगेगा? हरिराम ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक निपट गया है, एक पूजा पूरी हो चुकी है, अभी एक और बाकी है, मैं उसी की तैयारी में लगा हूँ, तुम अभी आधे घंटे बाद आना। राजेंद्र को फोन लगाए मुश्किल से 20 मिनट ही गुजरे थे कि हरिराम का फोन आ गया। राजेंद्र ने फुर्ती से कॉल रिसीव करके पूछा था, हाँ बाबा जी हम आ जाएं क्या? जवाब में हरिराम ने कहा, जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे घर की प्रेतात्मा अपने कब्जे में कर ली है। तुम्हारे आते ही प्रेतात्मा तुम्हारे घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हरिराम की बात सुनकर राजेंद्र हांडी को छिपाते हुए बेटे के साथ घर पहुंच गया। घर पहुंचकर राजेंद्र ने पूजा स्थल पर नजर दौड़ाई तो उसके होश उड़ गए। अनुष्ठान की जगह के पास उसकी बीवी आरती और उसके भाई की बीवी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उन दोनों को जमीन पर पड़े देख राजेंद्र घबरा गया। उसने इस बारे में हरिराम से पूछा तो वह बोला, तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस पर जो प्रेतात्मा सवार थी बहुत ही खतरनाक थी, जाते जाते भी तुम्हारी बीवी और संगीता को जबरदस्त झटका दे गई जिसकी वजह से दोनों मूर्छित हो गईं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों जल्दी ही होशो हवास में आ जाएंगी। इसके बाद हरिराम ने उसे और उसके बेटे को अनुष्ठान की जगह बैठने के लिए इशारा किया। दोनों बैठ गए तो हरिराम ने उनके माथे पर रोली और चावल का तिलक लगाया। साथ ही उसने दोनों से हवन कुंड की ओर झुकने का इशारा किया। हरिराम ने सामने रखी हांडी की ओर इशारा करके बताया कि तुम्हारे घर की बुरी आत्मा अब मेरे कब्जे में है, उसे मैंने इस हांडी में कैद कर लिया है। छोटी सी वह हांडी मिट्टी के ढक्कन से ढकी हुई थी। हरिराम ने हांडी को लाल कपड़े से टाइट करके बांधा हुआ था। उसने बताया कि प्रेत आत्मा को मुझे इसी वक्त शमशान में ले जाकर गाड़ना होगा, यह काम मेरा है, तुम किसी भी तरह परेशान मत होना। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई की पत्नी कुछ समय बाद होश में आ जाएंगी। राजेंद्र को समझाने के बाद हरिराम ने अपना सारा सामान झोले में डाला और रात में ही अपने घर चला गया। आरती और उसकी देवरानी संगीता बाकी रात बेहोशी की हालत में पड़ी रही। अगली सुबह करीब 5 बजे दोनों को होश आया। उनके होश में आते ही राजेंद्र ने उनसे बेहोशी का कारण पूछा तो आरती ने बताया कि अनुष्ठान के दौरान बाबा ने उसे खाने के लिए प्रसाद और जल दिया था, जिसे खाते ही उसे चक्कर आने लगा था, फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे नहीं मालूम। उसी समय संगीता की बेहोशी टूटी। जब दोनों सामान्य स्थिति में आई तो घर वालों ने उनसे विस्तार में पूरी बात बताने को कहा। इस पर संगीता ने बताया कि जिस वक्त वह तंत्र मंत्र क्रिया देखने उस कमरे में गई तो आरती बेहोश पड़ी हुई थी। उसके सारे कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। उसकी हालत देखते ही उसने आरती के कपड़े ठीक किए और बाबा से उसके बेहोश होने के बारे में पूछा। बाबा ने बताया कि अनुष्ठान के दौरान मैंने आरती से प्रसाद लेने को कहा तो उसने आनाकानी की, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। अगर वह मेरी बात मानकर प्रसाद ले लेती तो उसकी यह हालत नहीं होती। यह प्रेतात्माओं का प्रसाद है, अगर कोई इस प्रसाद को खाने में आनाकानी करेगा तो उसका यही हश्र होगा। संगीता हिम्मत करके अनुष्ठान स्थल पर चली तो आई थी, लेकिन बाबा की बात सुनकर और आरती की हालत देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह वहां से चली जाए या वहीं रुके। सोच विचार कर उसने वहां से चुपचाप खिसकने की सोची और पीछे मुड़ने लगी। उसे पीछे मुड़ते देख तांत्रिक हरिराम जोर से चीखा, तुम भी वही गलती दोहराने जा रही हो, आगे कदम मत बढ़ाना वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी जेठानी का हुआ है। तांत्रिक की बात सुनकर उसके आगे बढ़े कदम ठिठक गए। संगीता फुर्ती से पीछे मुड़ी और हवन कुंड के सामने जाकर बैठ गई। हरिराम समझ गया कि उसकी युक्ति कामयाब रही। संगीता को बैठते ही हरिराम ने उसे भी वही प्रसाद खाने को दिया जो उसने आरती को खिलाया था। प्रसाद ग्रहण करते ही संगीता की आंखें भी नींद से भारी होने लगी। प्रसाद खाने के कुछ पल बाद वह भी वहीं लुढ़क गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं था। पूरी तरह होश में आने के बाद दोनों ने अपने अंग वस्त्र देखे तो उन्हें पता चल गया कि तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक हरिराम ने उनके साथ कुकर्म किया था। हकीकत का एहसास होते ही आरती और संगीता खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि तांत्रिक ने उनकी इज्जत लूट ली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। आरती ने अपने पति राजेंद्र को हकीकत बताकर हरिराम को सबक सिखाने को कहा। सोच विचार कर इस बात को पूरी तरह गुप्त रखने का निर्णय लिया गया। आरती और उसके घर वाले जान चुके थे कि तांत्रिक हरिराम को पैसे और भोग के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। आरती, उसकी देवरानी संगीता और राजेंद्र ने तांत्रिक को अपने जाल में फंसाने का फैसला ले लिया। तय हुआ कि तांत्रिक हरिराम के सामने इस बात का जिक्र नहीं आना चाहिए। योजना के तहत 2 दिन बाद यह दिखाने के लिए कि दोनों महिलाओं को अपने साथ हुए दुराचार का पता नहीं लगा, आरती ने तांत्रिक के मोबाइल पर फोन करके उसकी खैर खबर पूछी। आरती ने हरिराम को खुश करने के लिए उसे बताया कि उसका तंत्र मंत्र अनुष्ठान काम कर गया है, बाबू की हालत पहले से बहुत अच्छी है। आरती की बात सुनकर तांत्रिक हरिराम फूला नहीं समाया। उसके दिल में बैठा डर पूरी तरह खत्म हो गया।
दरअसल उस रात के कुकर्म को लेकर वह काफी परेशान था। उसे डर था कि दोनों महिलाओं ने उसके कुकर्म की कहानी अगर अपने घर वालों को बता दी तो उसकी शामत आ जाएगी। लेकिन आरती की बातों से उसके मन का डर पूरी तरह खत्म हो गया। आरती की बात सुनकर हरिराम ने कहा कि तुम लोग परेशान न हो, तुम्हारे घर पर जो प्रेत आत्मा थी उसे मैंने शमशान में दफना दिया है, तुम्हारे घर पर इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हरिराम की बात सुनकर आरती ने कहा कि बाबा, हम चाहते हैं कि लगे हाथों तंत्र मंत्र अनुष्ठान एक बार फिर से करा लें, जिससे भविष्य में हमारे बेटे या परिवार के किसी भी सदस्य पर प्रेतात्मा का साया ना पड़े। आरती की बात सुनकर हरिराम खुश हो गया। उसने कहा कि अनुष्ठान का दिन बता दे, फिर मैं आ जाऊंगा। उसी दिन शाम को आरती ने हरिराम मोबाइल पर कॉल करके उसे जानकारी दी कि हम इसी 26 तारीख को पहले की तरह अनुष्ठान कराना चाहते हैं। आरती ने यह भी कहा कि वह अनुष्ठान के सामान के लिए पैसे ले जाए, बाकी सामान हम बाजार से खरीद लेंगे। आरती से हुई बात के अनुसार हरिराम 26 जुलाई को दिन में ही रुपए लेने पहुंच गया। तांत्रिक के घर आने तक घर में किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी गई। जब तांत्रिक को विश्वास हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक है तो उसने बाबू को अपने पास बुलाकर उसके हाथ की नब्ज टटोली। तभी योजना अनुसार उसके घर वालों ने तांत्रिक को पकड़ लिया। पास पड़ोस वाले भी एकत्र हो गए थे। आरती ने उन्हें बताया कि यह ढोंगी तांत्रिक है और इसने हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की थी। यह सुनते ही आरती के घर पर लोगों का मजमा लग गया। आरती ने सबके सामने हरिराम तांत्रिक की करतूत रखते हुए अपनी इज्जत लूटने वाली बात बताई तो लोगों के माथे पर बल पड़ गए। इसके बाद हरिराम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। हरिराम ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि राजेंद्र के परिवार पर बहुत खतरनाक प्रेतात्मा थी जिसे उसने तंत्र मंत्र से भगाया। आप लोग मुझे ठीक से नहीं जानते, मैंने कई महीनों तक तंत्र मंत्र से भूत भगाने की साधना की है। अगर आप लोग मुझसे भिड़े तो अपनी तंत्र विद्या से सबका अहित कर दूंगा। हरिराम की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों ने हरिराम की पिटाई करनी शुरू कर दी। जब हरिराम को लगने लगा कि अब उसकी खैर नहीं तो वह लाइन पर आ गया। उसने अपनी गलती के लिए सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। जब पिटते पिटते उसकी हालत खस्ता हो गई तो गांव के बुजुर्गों ने जैसे तैसे गांव वालों को समझाया। लोगों ने उसकी पिटाई बंद कर दी। इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंच पाती इससे पहले ही गांव वालों ने उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।